नमस्कार, सुप्रभात। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ जुड़ रहे हैं ओंकार सर। ओंकार सर से समझेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात समझना चाहता हूं सर, हमने हालांकि अलग अलग बात कर चुके, लेकिन ये जिनको ए आर रहमान को इस देश ने इतना सम्मान दिया, तमाम चीजें दी, यहां तक कि वो नागरिक सम्मान दिया जो तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, और कभी किसी ने कभी कोई उनके बारे में कभी कहा नहीं गया, ना कभी किसी ने उन ये अचानक बैठे ठाले, अचानक क्या हो गया? ये सब क्या, ये ओवैसी इम्पैक्ट आ गया क्या? एक तो इनके बारे में थोड़ा सर्च जब हम कर रहे थे तो पता लगा कि ये तो एक्चुअल में कई साल पहले भारत से सब कुछ अपना बेच बाच करके दुबई वासी हो चुके हैं। और एक तो यही अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि लोग मुझे पता नहीं, मतलब नागरिकता भी कहीं इन्होंने वहां की तो नहीं ले ली है। दूसरी बात यह है कि आप भारत में पैदा हुए, एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, फिर आप कन्वर्ट हो गए। चलो, हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छाइयां दिखाई दी हों, ये अपना निजी मसला है किसी का। लेकिन लोगों ने बिना ये देखे हुए कि अभी हिंदू हैं या मुसलमान हैं क्या है, जो आपने धुनें कंपोज की, और निसंदेह ए आर रहमान के संगीत का अपना एक जादू जिसको हम कहते हैं, वो बहुतों के सिर चढ़ करके बोला। लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया, इनकी धुनों को पसंद किया, इनके गानों को पसंद किया, और पसंद नहीं किया, बहुत अधिक पसंद किया। और जो भी आज इनको सम्मान मिल रहा, भारत में मिला या दुनिया के दूसरे देशों में मिला, उसकी वजह ये है कि जो एक सुनने वाले और जो कहने वाले, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो संगीत के रूप में हो, गीत के रूप में हो, फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्शन उसका पेशा हो, उसके बीच जो एक रिश्ता बनता है, उसकी वजह से आपको एक सम्मान मिलता है, एक मान्यता मिलती है। तो लोगों ने ये नहीं देखा कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आपका गीत संगीत, आपकी धुनें लोगों को पसंद आई, इसलिए लोगों ने आपको प्यार दिया और आपको सिर माथे पर। और अभी तक भी जो एक ए आर रहमान की छवि थी, वो लोगों के दिमाग में ये नहीं थी कि भाई वो कोई कट्टरपंथी है या उसकी विचारधारा कुछ इस तरह की है। ये अचानक जब लोगों को पता लगा कि ए आर रहमान इस तरह की बातें कर रहा है, और इस बात का भी नोटिस किया लोगों ने कि भाई ए आर रहमान को क्या वाकई काम नहीं मिल रहा है। अभी भी अगर ये छावा का जिक्र कर रहे हैं तो छावा में तो काम मिला था इनको। इसके अलावा भी एक दो प्रोजेक्ट और इनके हाथ में हैं, पर जो प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर की इनके यहाँ लंबी लाइनें लगती थी इनकी तारीखें मांगने के लिए, इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, काम के लिए, वो लंबी लाइनें खत्म हुई हैं। और क्यों खत्म हुई हैं वो जावेद अख्तर के बयान से पता लगता है। जावेद अख्तर अचानक, मतलब एक और ऐसा चेहरा जिसको आप कह सकते हैं कि मुस्लिम है, लेकिन जावेद अख्तर और सलीम खान जो सलमान खान के अब्बा हैं, इन दोनों की जोड़ी ने करीब 23 सुपर हिट पिक्चरें दी थी हिंदुस्तान को। ये कहानी लेखक थे, दोनों मिलकर के काम करते थे, सलीम जावेद के नाम से। शोले जैसी फिल्म उन्होंने लिखी। उनका बयान आया इनके बयान के बाद। उन्होंने कहा कि हमें भी अब 40-50 साल तो हो गए फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन कभी सांप्रदायिक आधार पर फैसले लेते हुए किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को, किसी और को हमने तो कभी महसूस नहीं किया। और ये बात फिल्म इंडस्ट्री में है भी नहीं, चलती भी नहीं है। इनको पता नहीं कैसे ये लग रहा है, लेकिन उन्होंने एक बयान और दिया जिससे ये पता लगता है कि ए आर रहमान को लेकर के खुद फिल्म इंडस्ट्री के भीतर काम करने वाले लोगों के ख्याल क्या हैं। उनका कहना ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान में है, मुंबई में है या नहीं है।
तो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को जब ये पता ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान में है या नहीं है, तो फिर काम मिलने और ना मिलने की बात तो सेकेंडरी आती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के आप कंसर्ट करते हैं दुनिया भर में, जितने ताम-झाम के साथ करते हैं, जितनी टीम आपके साथ चलती है, जितने म्यूजिशियन चलते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक बात ये है कि भई ये बहुत महँगे हैं। तो हर एक मतलब 2-3 तरह के प्रोड्यूसर होते हैं, जो बहुत महँगी फ़िल्में बनाते हैं, कई-कई सौ करोड़ की फ़िल्में बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कुछ करोड़ में फ़िल्म तैयार कर लेते हैं। तो जो कुछ करोड़ में फ़िल्म तैयार करते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर तो आम तौर पर इतना नाम कमा चुके, इतना बड़ा नाम हो चुके किसी संगीतकार के पास वैसे ही नहीं जाते हैं, हिचकते हैं। तो इन्होंने किस झोंक में आकर के ये सांप्रदायिकता की बात की और यहाँ तक कह दिया कि चूँकि अब सत्ता बदल गई है, किसी और की सत्ता आ गई है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि अब फैसले ऐसे लोगों के हाथों में आ गए हैं, जो एक्चुअल में फील्ड के जानकार ही नहीं हैं या जिनके पास वो टैलेंट ही नहीं है, ऐसे लोगों के हाथों में पावर आ गई है, डिसीजन मेकर बन गए हैं वो। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल बयान देना क्यों उन्होंने दिए हैं, ये तो वही क्लेरिफाई करेंगे जब भी उनको ठीक लगेगा। पर ये जो बयानबाजी हुई है इनकी तरफ से, इसने एक भूचाल तो पैदा किया है फ़िल्म इंडस्ट्री में और शोभा डे से लेकर के कई लोगों के बयान ऑलरेडी आ चुके हैं। शोभा डे ने भी कहा कि मैं भी 40-50 साल से कम फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत करीबी उसमें देख रही हूँ। मुझे तो ये कभी नहीं लगा, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास देने के लिए कुछ है, तो लोग अपने आप लपक करके आपके पास आते हैं। इससे एक बात और पता लगती है धीरेन्द्र जी कि ठीक है, शुरू में आपके पास बहुत अच्छी कंपोज़िशन थे, बहुत अच्छी धुनें आपने दी, बहुत सुपरहिट फ़िल्में भी आपकी हुई। लेकिन उसके बाद अचानक इनके संगीत में और जो बाकी का संगीत था फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो और दूसरे कंपोज़र थे, उनमें कोई ख़ास अंतर दिखाई दिया नहीं। यानी आपके पास जो आपका टैलेंट था या जो कुछ कहने के लिए था, वो आप ऑलरेडी कह चुके थे, बेच चुके थे और आपने बाहर की फ़िल्मों में भी संगीत दिए हैं, काम किया है और दूसरे चीज़ों में भी आप व्यस्त हो गए और शायद आप लोगों के हाथों से भी निकल गए, आप इतने महँगे भी हो गए। तो सवाल ये है कि अगर ये सब कारण हैं, तो ऐसे में अचानक आप बहाने क्यों तलाश कर रहे हैं? वो ब्लेम गेम में क्यों फँस गए हैं? तो ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या हम इसको सर इससे जोड़ सकते हैं कि तमिलनाडु में भी चुनाव है और उनको ऐसे समय में चूंकि डीएमके को ये सब चीजें बहुत भाती हैं और वो उनका बेस सब चेन्नई में है, या दूसरा या कभी धुरंधर के बाद या छावा के बाद से ही जो काम एक मेल्ट डाउन शुरू हुआ था वो अब बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। छावा इस तरह की फिल्म हो गई कि उसको बंटवारे वाली फिल्म उन्होंने कैसे कहा ये समझ में नहीं आया। उसी तरह से जबकि उस फिल्म में तो जो किया गया गुरु उनके साथ वो भी कम करके दिखाया और उसको कोशिश की गई कि उसमें लास्ट में किसी भी मुस्लिम पर या किसी पर कोई टिप्पणी उस तरह से नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद उनको ये चुभ रहा है। ये धुरंधर से भी इसका कोई रिश्ता जुड़ता है या कोई ऐसी आउट ऑफ ब्लू तो कोई बयान देगा नहीं। मेरा ये मानना है कि ऐसे आउट ऑफ ब्लू में कोई बयान देने से ज्यादा मुझे लगता है कोई और ही मसला है। छावा जब रिलीज हुई थी तो बल्कि जो युवा पीढ़ी है भारत की, उसको इस बात का गिला था कि संभाजी महाराज के त्याग पर, बलिदान पर और उन पर हुए अत्याचारों पर हमें जानकारियां नहीं मिली, कभी किसी ने हमें बताया नहीं। पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म ने कम से कम हमें ये बताया कि संभाजी महाराज पर किस किस तरह के अत्याचार किए गए थे। तो जितने ये क्रूर आक्रांता और शासक हुए हैं उस समय, वो चाहे औरंगजेब हो, चाहे तमाम दूसरे जितने भी आक्रांता थे, उनके जो अत्याचार रहे हैं,
वो और जो ये बाबर वगैरह और तमाम इनके जो कच्चे चिट्ठे आजकल खुल रहे हैं, इसके अलावा जिस तरह के खून खराबे किए गए हैं, वो एक एक करके उनकी कड़ियां जुड़ रही हैं और वो खुल करके सामने आ रही है। जो जिहाद हुए हैं केरल में, जैसे द केरला स्टोरी आई थी, या जो विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर पर फिल्म बनाई थी, उसको देखने वाले, समझने वाले, उनका कहना है कि जितना जुल्म हुआ है, जितने खून खराबे हुए हैं, जितने आक्रमण हुए हैं, उसका ये 10% भी नहीं थी फिल्म जो उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के नाम से बनाई थी। और उसको कितनी कामयाबी मिली, पूरे देश में ही लोग देखने के लिए गए। अभी जो धुरंधर बनी है, उसमें 3 बड़ी घटनाओं की चर्चा है। एक जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, एक जो मुंबई पर अटैक हुआ था, और जो एक कंधार कांड, एक नेपाल से जो फ्लाइट आ रही थी उसका अपहरण करके उसको जिस तरीके से अमृतसर और फिर कंधार तक ले जाया गया, और फिर 3 बड़े खूंखार आतंकवादियों को उसमें छोड़ना पड़ा। तो वो रूपेन कातियाल शायद उसका नाम था, यात्री का, जो जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सारी घटनाएं जब लोगों के सामने लाई जा रही हैं, जिनको ये मैं दोगला कहूंगा कि दोगला बॉलीवुड, जिनको हमेशा कारपेट के नीचे छिपा करके रखा हुआ था, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन घटनाओं पर वो मूवी बनाए और हकीकत लोगों के सामने लेकर के आए। क्योंकि एक तो जो माफिया डॉन हुआ करते थे, बड़े बड़े अंडरग्राउंड, जो ये आपके बहुत बड़े बड़े नाम, उनका पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन फिल्मों में लगता था। फिर इन लोगों को लगता था कि खाड़ी के देशों में भी हमें बिजनेस करना है, वहां भी फिल्म से पैसा कमाना है, पाकिस्तान से कमाना है, तो हम ऐसी चीजें फिल्मों में ना लाएं जिनसे ये लोग नाराज हो जाएं। जो अंडरग्राउंड इस तरह की हरकतें करते थे, बड़े बड़े डॉन, तो कभी भी उन चीजों को उजागर नहीं किया गया, उनको कभी विषय वस्तु नहीं बनाया गया, बल्कि ऐसी ऐसी चीजों को हाईलाइट किया गया, जैसे 786 बिल्ले को हाईलाइट करना, या इस तरह की चीजों को फिल्मों में डाल देना। आपको एक सीन याद होगा जब शोले में वो रहीम चाचा थे शायद, जो अचानक जो है उनको पता लगता है कि उनके गब्बर सिंह ने उनके पोते की हत्या कर दी है, जो किसी नौकरी की तलाश में जा रहा था, और वहां पर सारा गांव इकट्ठा है, और अचानक वो किसी मस्जिद से आवाज आती है और वो कहते हैं कि मेरी नमाज का वक्त हो गया। यानी पोते की लाश पड़ी हुई है और वो कहते हैं कि मुझे मेरी नमाज का समय हो गया, तो वो चले जाते हैं। यानी इस तरह की चीजें करना, और किसी लाला को, किसी वैश्य को, किसी बनिए को दुष्ट, अत्याचारी, व्यभिचारी दिखाना, भ्रष्ट दिखाना, और खान चाचा को महान दिखाना, ये सब खेल जो हैं वो फिल्मों के जरिए चलते रहे, एक तरीके के एजेंडे चलते रहे। मंदिरों के बारे में या इस तरह के कैरेक्टर रचना, ऐसी बहुत सारी फिल्में जिनमें इस तरह के मजाक उड़ाए गए, हिंदू देवी देवताओं के मजाक उड़ाए गए, वो सारे नैरेटिव गढ़ना, ये सारे खेल चलते रहे। यानी जिनसे आपकी कमाई हो रही है, जिनसे आप महान बन रहे हैं, उन्हीं पर आप इस तरह की फब्तियां जो है वो कसते रहे हैं और इस तरह का नैरेटिव बनाते रहे हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। यहाँ तक के जो हमारे आस्था के सर्वोच्च केंद्र हैं, भगवान राम से लेकर के कृष्ण महाराज तक, उनके बारे में गलत जो है वो चीजें दर्शाना, तो ये सब चीजें चलती रही हैं। और ये चलाने वाले कौन हैं? यही सब लोग हैं। आज अगर चाहे धुरंधर हो, चाहे द केरला स्टोरी हो, चाहे द कश्मीर फाइल्स हो, या अभी बंगाल पर जो डायरेक्ट एक्शन डे पर जो एक पिक्चर बनाई थी विवेक अग्निहोत्री ने, उसके जरिए हो, ये सब चीजें जब सामने आ रही हैं तो इनको
आग लग रही है और ये बौखला रहे हैं। इनको लग रहा है कि सब छावा जैसी फिल्म नहीं बननी चाहिए, जिससे मतलब जो मुस्लिम शासक थे या आक्रांता थे उनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हों, तो ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो चीजें अब आ रही हैं पब्लिक के सामने और पब्लिक इनको पसंद कर रही है, खास तौर से युवा पीढ़ी इनको पसंद कर रही है, जिनको जेन जी कह करके उनमें वो तमाम तरह की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर के तमाम दूसरे लोग के साथ। जैन जी ने जो नेपाल में किया है या जो बांग्लादेश में किया है या श्रीलंका में या दूसरे देशों में, ये जैन जी भारत में क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन वो जैन जी ऐसी फिल्मों को देख रहा है, इतिहास को जान रहा है, खतरों को समझ रहा है और उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं तो कल जो प्रधानमंत्री बंगाल में जो नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है उसमें देख रहा था कि जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, जिनको ये जैन जी कहते हैं, वो युवा किस तरह प्रधानमंत्री के साथ उनका एक राबता बन रहा है, किस तरह की गर्मजोशी, किस तरह का विश्वास और प्रधानमंत्री कैसे उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि ये लोग जो अपेक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हो जैसा आस पड़ोस के देश में हुआ है, वो जैन जी तो एक तरीके से हम कहें तो इन्हीं लोगों से तंग है और प्रधानमंत्री या उनकी जो भी सत्ता है या उनकी जो नीतियां हैं उसके प्रति ज्यादा विश्वास दिखा रहा है। भाई नेपाल में क्या हुआ था या बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। नेपाल में वंशवाद और सत्ता की बंदरबाट, ये बड़े मुद्दे थे। यहां तो अगर हम देखें तो 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी यूएसपी ही ये है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जितने बड़े बड़े सौदे हुए हैं, सारी चीजें, वंशवाद को आमतौर पर ये लोग डिमोरलाइज करते हैं। हालांकि ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे वंशवादी चेहरे हैं, अगली पीढ़ियों को भी टिकट दिए जाते हैं, लेकिन जो इन लोगों का वंशवाद और इन लोगों के जो परिवार के लोगों को टिकट दिए जाते हैं या विधायक या एमपी चुने जाते हैं, वो उनमें इसलिए अंतर है कि यहाँ पर किसी वंश विशेष के लोगों की वंश बेल आगे नहीं चलती है कि संगठन के सर्वोच्च पद पर और नीति निर्धारण में उनकी कोई भूमिका निरंतर चली आ रही हो, जैसी कांग्रेस में चली आ रही है, जैसे समाजवादी पार्टी में चली आ रही है, आरजेडी में चली आ रही है, हरियाणा के देवीलाल परिवार में चली आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ नहीं है। पर हम एक बड़े कैनवास पर बात कर रहे हैं, बड़ी एक उस पर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता ये है कि ये ए.आर. रहमान जैसे लोगों की जो एक अभी तक एक दबी छुपी हुई एक कहना चाहिए कि छवि थी, वो अब उजागर हो रही है। अच्छाई के लिए या बुरे के लिए ये दर्शक फैसला करेंगे, पर अच्छा है अगर कोई दबी छिपी कोई उनकी ग्रंथि है तो वो कम से कम निकल करके बाहर तो आ रही है, पहचान तो हो रही है इनकी। अच्छा, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया कि वो किस तरह से बंगाल का कल प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक चीज जो है, एक साथ कई चीजें दिख रही हैं। अगर हम लोग एक बंगाल को भी देख लें, आपने देखा सर किस तरह से वो ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर की नींव रखी। उन्होंने जलपाईगुड़ी में और बहुत बढ़िया नारे लगाए, महाकाल महाकाल और पूरी दुनिया आएगी और 1 लाख लोग। हर हर महादेव, हाँ, वो हर सब। हर महादेव। और दूसरा उल्टी तरफ हो क्या रहा है कि मुंबई में जनता ने जो है ओवैसी को चुन लिया, 125 सीटें दे दी, 126 सीट, बल्कि 126 सीटें उनको दे दी है। और वो बड़े आराम से, बड़े उससे अल्लाह सुब्हानो ताला का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उन तमाम जनता का भी अदा कर रहे हैं।
लेकिन ये क्या ममता बनर्जी पर और प्रधानमंत्री का कल जो रैली थी वो भी अद्भुत थी, क्योंकि वो उन्होंने एक एक करके पॉइंटेड किया एक एक चीज। तो आपको मतलब बंगाल पे अगर हम लोग इस खबर को रखें कि बंगाल में क्या दिख रहा है, क्या ये कोई चीज दिख रही है? और ओवैसी बंगाल के साथ अगर जुड़ते हैं महाराष्ट्र के नतीजों को, पहले तो कभी कोई पूछा नहीं जाता था सर, निकाय के चुनाव पर कौन डिस्कस करता था, लेकिन चूंकि अब दुनिया में भाई एक फोन के सहारे पूरा निकाय चुनाव भी वेनेजुएला से लेके और हर एक मुद्दे पे लड़ा गया, सड़क के पाई जहां सड़क टूटती है। तो इसीलिए आपको क्या लग रहा है इस पूरे चुनाव? वैसे शुरुआत तो वैसे बहरामपुर से हुई थी। बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी जीतते ही आ रहे थे और वो 2019 में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी बने थे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ यूसुफ पठान को मैदान में उतारा, तो वैसे ही अधीर रंजन चौधरी हार गए। यानी अगर कोई मुस्लिम खड़ा कर दिया जाए ऐसी सीट पर तो क्या अंतर पड़ता है, ये शुरुआत एक तरीके से बहरामपुर से हो गई थी। अब जो ये नतीजे आए हैं कि करीब करीब 23 या 24 नगर निगम में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे AIM के, उनमें से 13 नगर निगम ऐसे हैं जिनमें इनके कैंडिडेट जीत करके आए हैं। जैसे सबसे ज्यादा कैंडिडेट इनके संभाजी नगर में ही जीत करके आए हैं, जिसका नाम औरंगाबाद रहा है लंबे समय तक। तो औरंगाबाद यानी औरंगजेब की जहां पर बॉडी दफन है, औरंगाबाद से थोड़ा सा आप जाएंगे आगे, यहाँ एलोरा की गुफाओं की तरफ, तो वहां रास्ते में ही इसकी कब्र पड़ती है और वहां इसका एक ताजमहल नुमा एक इसकी अपनी पत्नी का एक मकबरा भी बना हुआ है, लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। तो संभाजी नगर में अगेन इनकी जड़ें मजबूत होना कट्टरपंथियों की और एक विशिष्ट पहचान और विशिष्ट तरह की राजनीति करने वालों की, ये दर्शाता है कि इनकी जड़ें अभी भी हैं। ये एक्चुअल में उस कांग्रेस घास की तरह है जो थोड़ा बहुत सूख भी जाए तो जरा सी बूंदे पड़ते ही ये लहला उठती हैं, हरी हो जाती हैं। तो संभाजी नगर में 33 सीटें जीत लेना ये बताता है कि ये वहां पर हैं और बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी तादाद में, प्रभावी भूमिका में है। बाकी भी कई नगर निगमों में कहीं इनके 12 आए हैं, कहीं 8 आए हैं, कहीं अलग अलग संख्या में आए हैं। मालेगांव में आए हैं, धुले में आए हैं, सब पे अच्छे जी, और ठीक ठाक संख्या में इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। 8 सीटें तो ये मुंबई में जीत गए। तो ये शो करता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो शक्ति का प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में किया है, इससे अब ममता बनर्जी की नींद उड़ी होगी, अखिलेश यादव की उड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी की उड़ी होगी। और जो क्षेत्रीय दल मुस्लिमों के साथ अलग अलग जातियों का एक समीकरण बना करके जो काम नगीना में चंद्रशेखर उर्फ रावण ने किया था, वैसा जो पार्टियां करती रही हैं उनकी नींद हराम हो रही होगी। उनको लग रहा होगा, और मुसलमानों को भी शायद ये लग रहा है धीरेन्द्र जी, कि भाई अगर एक मुस्लिम रहनुमा हमें मिल रहा है, एक लीडर मिल रहा है, तो फिर हम इनकी गुलामी क्यों करें, अखिलेश यादव की। और यह है तो काफिर ही उनकी निगाह में, उनके मजहब के हिसाब से, उनकी आसमानी किताब के हिसाब से ममता बनर्जी भी काफिर ही हैं, राहुल गांधी भी काफिर ही हैं। तो फिर काफिरों की गुलामी क्यों की जाए? जब एक मुस्लिम रहनुमा मिल रहा है तो उसके पीछे क्यों ना लामबंद हुआ जाए। तो ये पिछले विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे, जब सीमांचल में इनको शायद 5 सीटें मिल गई थी, उसी समय से लग रहा था कि देर सवेर ये जो हिना है ये रंग लाएगी, और अब ये रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अभी फौरी तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं,
केरल में आप जो बता रहे थे मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, केरल में शायद ये ना जाएं क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग ऑलरेडी है और कुछ एक आध और संगठन भी हैं, पर बाकी जगहों पर ना जाएं ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में जितने अब चुनाव होंगे हर जगह जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, जहां इनका संगठन अभी मजबूत नहीं है वहां संगठन बनाएंगे। ये एक तरीके से महाराष्ट्र के नगर निगम में जो इनको कामयाबी मिली है ये बूस्टर का काम करेगी इनके लिए। और बाकी लोगों के लिए भी एक मैसेज तो चला ही गया है कि भाई एक हैदराबाद का निजाम परिवार का असदुद्दीन ओवैसी जो अभी तक लोकसभा में एक, या औरंगाबाद से ही इनका एक और इम्तियाज वो जलील करके 2019 में जीत करके आया था, तो ये दो हुआ करते थे, इस बार एक ही अकेले यही जीते हैं हैदराबाद से। तो मुझे लगता है कि ये अब जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे, जैसे आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, बल्कि 2-3 महीने पहले ही मनमोहन सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था, 123 जमीनों को वक्फ को वो दिल्ली भेंट करके चले गए थे। तो और वो फिर बाद में अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने वो सब संपत्तियां वापस लिए। उनमें एक दो संपत्ति तो ऐसी हैं जो बिल्कुल पार्लियामेंट से सटी हुई हैं, तो इसके खुलासे भी बाद में हुए थे कि कहाँ कहाँ वो इतनी कीमती जमीनें। पाक मस्जिद और वो तमाम चीजें, वहां सारा इलाका दिया गया था। जी हाँ, तो ये मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के सही में दुर्दिन शुरू होंगे अगर एक बड़ा चंक उनके हाथों से निकलेगा और जिसको असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ग्रैब करेगी। और इसके असर अभी फौरी तौर पर पश्चिम बंगाल में दिखाई देंगे और फिर उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि अब बहुत दूर चुनाव रह नहीं गए हैं, जनवरी फरवरी 2027 में होते हैं 5 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में। और फिर 2027 में गुजरात में भी होने हैं जहां अगेन बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। हिमाचल में तो खैर उतनी संख्या में नहीं है, पर 2027 में कम से कम 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के लिए संभावनाएं खुली हुई रहेंगी। और बाकी जो ये मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं इनके लिए जरूर एक ये खतरे का संकेत है। हाँ जी सर, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप करें तो सहयोग भी करें। और सर का चैनल आप देखते ही हैं, जो नहीं देखते वो ओंकार चौधरी नेटवर्क पर जाएं और सीएन नेटवर्क पर जाकर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर बहुत ही बेहतर तरीके से अनुभव को आपके साथ बांटते हैं और एक नई रास्ता हमेशा राजनीति में दिखाते हैं। सर आज के लिए आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार।